हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको पुलिस ऑफिसर्स के साथ घटी कुछ घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अमेजिंग है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना सिल्वेस्टर ब्राउन नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको सिल्वेस्टर ब्राउन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम ऑफिसर सिल्वेस्टर ब्राउन है। मैं कैलिफोर्निया का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ वेस्ट कैलिफोर्निया में ही घटी थी। रोज की तरह रात में मैं पेट्रोलिंग पर था। मेरा कोई भी पार्टनर नहीं था। मैं अक्सर अकेले ही पेट्रोलिंग करता हूँ। मैं अपनी बाइक पर पेट्रोलिंग करता था। जिस एरिया में मैं पेट्रोलिंग करता था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोकेलिटी के लोग भी वहाँ पर रहते थे। काफ़ी ज़्यादा शांत एरिया भी था। ज़्यादातर लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता था। शायद ही वो लोग अपने पड़ोसी को भी जानते होंगे। हर घरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर भी था। अगर किसी घर में किसी भी तरह का कोई हादसा हो जाए तो बगल के घर में पता भी न चले, इतनी दूरी थी। जिस एरिया में मैं पेट्रोलिंग करता था वहाँ पे करीबन 25 से 30 घर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वो सारा एरिया जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ से एक छोटा सा हाईवे जाता था जो कि शहर को कनेक्ट करता था। वो एरिया दरअसल एक छोटा सा कस्बा था, शहर के हल्का सा आउटर में पड़ता था। लेकिन शहर से वहां पर आने में मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का ही टाइम लगता था। अगर बैकअप के लिए किसी को भी बुलाया जाए तो 5 मिनट से ज़्यादा टाइम वहां पर बैकअप टीम के लिए आने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं रोज की तरह वहीं पर ही पेट्रोलिंग कर रहा था। मैं अक्सर उस एरिया में रात के 2 से 2:30 बजे के बीच में जाता हूँ। मेरे पास मेरा वॉकी टॉकी, मेरी गन, मेरी स्टिक और बैकअप के लिए एक इलेक्ट्रिक गन भी होती थी। मैं अपनी बाइक पर ही पेट्रोलिंग करता था। बाइक की चलती हुई लाइट और हूटर जो बजते रहते थे वो पूरे कस्बे में गूंजते थे। रोज की तरह मैं उस दिन भी पेट्रोलिंग कर रहा था। वही समय रात के 2 या 3 बजे मैं अपनी पेट्रोलिंग कस्बे के अंदर तक किया करता था। कस्बे के आखिरी घर तक जाके जब मैं वापस घूमा और बाहर की तरफ जाने लगा तभी मैंने देखा कि उस कस्बे में से एक घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची आके खड़ी है। मैं उसे साफ साफ देख रहा था। वो घर के अंदर से निकलते हुए बाहर भागते हुए आई थी। वो मुझसे करीबन 5 से 6 मीटर की दूरी पर ही खड़ी हो गई आके। मैंने अपनी बाइक भी रोकी। मैं थोड़ा सा स्पीड में था। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को रोका उसने तुरंत मुझसे कहा कि अंदर मेरी मम्मी को मदद चाहिए, उनकी मदद के लिए प्लीज़ आप आओ। और ये बोलते ही वो अपने घर के अंदर भाग गई। उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। बड़ी ताजुब की बात थी, जब मैं सामने से निकला था तब ये दरवाज़ा नहीं खुला था और ना ही मुझे कोई अजीब सी आवाज़ आई थी। लेकिन लौटते समय ये चीज़ दोबारा हुई। मैं तुरंत अपनी बाइक को खड़ा किया और बैकअप के लिए एम्बुलेंस को बुला लिया और कुछ ऑफिसर्स को भी बुला लिया, क्योंकि वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। जब मैं घर के अंदर गया तो उसकी लाइटें पूरी बंद थीं। वो 2 फ्लोर का घर था। मेरी बाइक मैंने उस घर के सामने ही पार्क कर दी। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उस लड़की को दोबारा आवाज़ दी लेकिन उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने नीचे के सारे फ्लोर्स को चेक किया। अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ था, सब कुछ उथल पुथल था। किचन के सारे क्रॉकरीज टूटे हुए थे और जितने भी एंटिक पीसेस उस घर में लगे हुए थे सारे ज़मीन पर पड़े हुए थे और टूटे हुए थे। तभी मुझे वो लड़की दोबारा दिखाई दी। उसने खामोशी से मुझे ऊपर आने के लिए बोला। वो सीढ़ियों पर थी और वो चुपचाप भाग के ऊपर चली गई। मैंने उसे रुकने के लिए भी बोला लेकिन वो नहीं रुकी। मेरे पास एक टॉर्च भी थी। मैं उसी टॉर्च से सीढ़ियों पर देखते हुए जीने पर जा रहा था। सीढ़ियों पर खून फैला हुआ था। ये देख के मैं एकदम डर गया।
मैंने तुरंत बैकअप टीप और एम्बुलेंस को जल्दी आने के लिए बोला और तुरंत अपनी रिवॉल्वर को बाहर निकाल लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब ज़रूर हुआ है। मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। सेकंड फ्लोर पर पहुंचने के बाद वहाँ पर भी एकदम अंधेरा था। एक छोटा सा कमरा था जो कि एकदम कोने में था। उसके अंदर के दरवाजे से लाइट धीरे धीरे निकल के बाहर आ रही थी। मैं धीरे धीरे अपनी बंदूक को तानते हुए उसी कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मैं उस कमरे के पास पहुंचा और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वो अंदर से लॉक था। तभी मुझे उसी लड़की की आवाज़ दोबारा आई और वो आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो एक सीढ़ियों के पास खड़ी थी जो कि तीसरे फ्लोर की तरफ जा रहे थे। वो भागते हुए ऊपर की तरफ चली गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। जब मैं भागते हुए ऊपर गया तो मैंने देखा कि वो लड़की एक कमरे के सामने खड़ी है और उसी कमरे की तरफ उंगली दिखा रही है। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या हुआ है। उसने एक शब्द नहीं बोला। वो बस उसी कमरे की तरफ अपनी उंगली को दिखा रही थी। वो शायद मुझे कुछ देखने के लिए बोल रही थी। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बंदूक तानते हुए बढ़ा और उस कमरे में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। उस कमरे के दरवाजे के पीछे ही उस कमरे का स्विच बोर्ड था। जब मैंने लाइट्स को ऑन किया तो मैं देख के हैरान हो गया था। वहाँ पर एक बेड था और उस बेड पर एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था। उसके ऊपर किसी ने 3-4 बार चाकू से हमला किया था। मैं भागते हुए उस औरत के पास गया और उसकी पल्सेस को दोबारा चेक किया तो मैंने देखा कि उसकी पल्सेस चल रही थी। इतने में ही मैंने दोबारा वॉकी टॉकी पे इन्फॉर्म करके एम्बुलेंस को जल्दी आने के लिए बोला और दोबारा मैं उसी तरफ देखने लगा जिस तरफ वो छोटी बच्ची खड़ी थी और उसने मुझे यहाँ पर बुलाया भी था। मैं जैसे ही उधर देखा वो लड़की वहाँ से गायब हो गई थी। मैं भागते हुए उसी जगह पर गया लेकिन वो मुझे दोबारा कहीं नजर नहीं आई। वो एक तरह से गायब हो गई थी। उसके बाद मुझे दोबारा जहाँ पर उस औरत की बॉडी पड़ी हुई थी उस बेड के नीचे से अजीब सी आवाज़ आई। मैंने अपनी रिवॉल्वर को बाहर निकाला और उस बेड के नीचे झांक के देखने लगा तो मैंने देखा कि उसके नीचे एक आदमी छुपा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मैंने तुरंत उसकी तरफ बंदूक पॉइंट की और उसको धीरे धीरे बेड से बाहर आने के लिए बोला। उसके हाथ में एक चाकू भी था जिससे मुझे साफ साफ पता चल गया था कि उसी ने इस मर्डर को किया है। मैंने उसे उसका चाकू ज़मीन पर रखने के लिए बोला। उसके चाकू ज़मीन पर रखते ही मैंने उसे पकड़ा और उसके हथकड़ी लगा दी। इतने में एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच चुकी थी। मैंने उन्हें तुरंत अंदर बुलाया और बैकअप के बाकी पुलिस वालों को भी अंदर बुलाया। उस मुजरिम को जिसको मैंने पकड़ा था उसको तुरंत मेरे ऑफिसर्स लेके चले गए और वो औरत जिसकी पल्सेस अभी भी चल रही थी उसको एम्बुलेंस वालों ने तुरंत एम्बुलेंस में रखा और फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके चले गए। फिर उसके बाद मैं उस छोटी बच्ची को ढूंढने लगा। सबसे पहले वही मुझे दिखी थी। मैंने उसको चारों तरफ ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मुझे उसका नाम नहीं पता था तो बस मैं उसे आवाज़ दे रहा था कि तुम जहाँ पर भी हो सामने आ जाओ। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस मुजरिम को हमने पकड़ लिया है और बहुत जल्द तुम्हारी मम्मी भी ठीक हो जाएंगी। वो छोटी बच्ची कहीं भी नहीं दिखी और ना ही उसकी आवाज़ आई। मेरे ऑफिसर्स भी मेरे पास आए और मैंने उन्हें उस छोटी बच्ची को ढूंढने के लिए बोला। वो सब मिल के मेरे साथ ही उस बच्ची को ढूंढ रहे थे। हमने घर के तीनों फ्लोर्स पे चेक किया और साथ ही घर के बेसमेंट को भी चेक किया लेकिन वो छोटी बच्ची मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। फिर मेरा ध्यान उस कमरे की तरफ गया जो कि लॉक था, जिसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे पहले ही वो बच्ची मुझे वहाँ पर दिखाई दे गई और फिर मेरा ध्यान उस दरवाजे से हट गया। मैं दोबारा सेकंड फ्लोर पर भाग के उसी दरवाजे के पास गया और मैंने देखा कि वो दरवाज़ा अभी भी लॉक है। मैं उसे खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मुझसे नहीं खुल रहा था। फिर मैंने कुछ ऑफिसर्स को बुला के उस दरवाजे को तोड़ दिया और दरवाजे को तोड़ने के बाद हम सब ने जो चीज़ देखी, हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं कर पा रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था या नहीं। वो छोटी सी बच्ची अपने कमरे में साइड में टेबल के नीचे मरी पड़ी हुई थी और उसके भी शरीर में चाकू से ही वार किया गया था। लेकिन जब वो मुझे दिखी तब उसके शरीर में चाकू का कोई भी निशान नहीं था और वो अपने कमरे में अचानक से कहाँ पे आ गई इसका भी मुझे पता नहीं चला और कमरा भी अंदर से बंद था। कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई और आदमी भी है जिसने उसे मार दिया हो। लेकिन जिस आदमी को हमने पकड़ा था, हमने जब उससे कंफर्म किया तो उसने कबूल किया कि वो यहाँ पर चोरी के इरादे से आया था और सबसे पहले लड़की ने उसे देख लिया जिसकी वजह से उसे लड़की को मारना पड़ा और उसके बाद वो उसकी मदर को भी मारने के लिए गया था जो कि बेड पर सो रही थी।
लेकिन उससे पहले ही वो जग गई, जिसकी वजह से उसने उसके शरीर में चाकू से हमला कर दिया। हमला करने के तुरंत बाद तभी उसको मेरी आवाज़ आ गई और वो डर के मारे बैठ के नीचे छुप गया। तब तक मैं घर के अंदर आ चुका था और ये पूरा हादसा 2 मिनट में ही ख़त्म हो गया था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अभी 5 मिनट पहले मैंने उस लड़की को देखा था और उस लड़की को देखते ही मैंने बैकअप के लिए टीम को भी बुलाया था और बैकअप भी तुरंत आ गई थी। इतनी देर में वो लड़की कैसे मर सकती है? और अगर वो पहले ही मरी हुई थी तो आखिर मैंने उसे देखा कैसे? मैं इसी बात को बार बार सोच रहा था। मेरे साथ जितने भी ऑफिसर्स थे मैंने उन सबको ये बात बताई और उनको मेरी बात पर तो विश्वास हो ही नहीं रहा था। एक ऑफिसर यूकी करके भी था। उसने बताया कि हो सकता है उस लड़की की आत्मा हो जो अपनी माँ को बचाने के लिए तुमसे मदद मांगने आई हो। वो इन सब चीज़ों पर थोड़ा बहुत विश्वास भी करता था, तो उसने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा यकीन दिलाया। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। काफ़ी दिनों तक तो मुझे नींद भी नहीं आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये पता चला कि उस लड़की को मरे हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। मतलब जब मैं वहाँ पर पहुँचा था उससे भी 10 मिनट पहले ही वो लड़की मर चुकी थी और मैंने जिसे देखा था वो शायद उसी लड़की का भूत होगा। बाद में मैंने उस लड़की की माँ से भी बात की जो कि ठीक हो चुकी थी और मैं उससे हॉस्पिटल में भी मिलने गया था। उसको जब इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उस लड़की की माँ ने ये बताया कि कभी कभी उसको हॉस्पिटल में रात में उसकी बेटी नज़र आती है और वो उससे बात भी करती है। जब उसकी माँ ने मुझे ये बात बताई तो मैं ज़्यादा हैरान नहीं हुआ, लेकिन उसने ये बात सिर्फ मुझे ही बताई थी क्योंकि मैंने अपने साथ घटी इस घटना को उससे शेयर किया था। और मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था और उस लड़की की आत्मा शायद उस वक्त भी उसी हॉस्पिटल में थी जब मैं उसकी माँ से बात कर रहा था। तो ये थी एक पुलिस ऑफिसर के साथ घटी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना जॉर्ज नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ घटी थी और अब घटना मैं आपको जॉर्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम ऑफिसर जॉर्ज है। मेरे पार्टनर का नाम ऑफिसर मक है। हम दोनों साउथ कैनेडियन एरिया में पेट्रोलिंग किया करते थे। हमारी ड्यूटी वहीं पर ही लगती थी। मक और मैं करीबन 2.5 साल से पार्टनर हैं। हम लोगों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है। ज़्यादातर हम लोग साथ में ही पेट्रोलिंग किया करते हैं और हमारे शिफ्ट आवर्स सेम ही हैं। हम जहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे उसी वक्त हमें हमारी वॉकी टॉकी पर इंफॉर्मेशन आई कि जहाँ पर हम थे वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर एक घर है। वहाँ से एक औरत का फ़ोन आया था जो कि उस घर की मेड थी। उसने बताया कि पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई है और सारे घर के लोग गायब हैं। जब वो मेड वहाँ पर पहुँची तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी दी गई थी और हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना था। सबसे पहले हम ही वहाँ पर पहुँचे क्योंकि वो जगह हम लोग के सबसे ज़्यादा पास थी। हम करीबन 5 मिनट में ही वहाँ पर पहुँच गए थे क्योंकि मग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी को ड्राइव कर रहा था क्योंकि हमें इमरजेंसी में वहाँ पर पहुँचना था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। वो घर शहर से थोड़ा बाहर था। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उस घर में रहने वाले लोग आखिर शहर से इतना दूर क्यों रहते थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उस घर की मेड घर के बाहर ही खड़ी थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमारी गाड़ी की लाइट्स देखते ही वो भागते हुए हमारी तरफ आई। मक ने पहले मुझसे ये भी बोल दिया कि हमें इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा क्योंकि हम किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। क्या पता उसके पास कोई हथियार हो। वो जैसे ही हमारी गाड़ी के पास आई हम तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे और हमने उससे अपने से दूर हटने के लिए बोला। हमने उससे सारी जानकारी ली। उसने बताया कि जब वो यहाँ पर रात में आई तो उसने देखा कि सारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, घर में अजीब सी बदबू फैली हुई है और पूरे घर में कोई नहीं है। सबसे पहला सवाल मैंने उससे यही किया कि इतनी रात में तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रही थी। उसने हमें इन्फॉर्म किया कि उसके घर से उसके ओनर का फ़ोन आया था उसके पास। उसने कहा कि वो घर जल्दी आ जाए, उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसलिए वो भागते हुए सबसे पहले घर आई। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। मैंने मक को और मक ने मुझको कुछ देर तक घूर के देखा। उसके बाद मक ने उस मेड को कार के अंदर बैठने के लिए बोला। मक ने बोला कि जब तक हम लोग अंदर से बाहर वापस ना आए तुम इस कार से नीचे मत उतरना। मक ने बैकअप के लिए कुछ टीम भी बुला ली थी ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो तुरंत हमें टीम का सपोर्ट मिल सके। हम उसके बाद उस घर के अंदर गए। उस घर के अंदर जाते ही हमें बहुत बुरी तरीके से बदबू आने लगी।
अंदर जाना भी एक भी सेकंड के लिए पॉसिबल नहीं था। मैं और मक तुरंत बाहर आ गए और उस औरत को दोबारा गाड़ी से उतार के हमने उससे फिर से पूछताछ की। मैंने उससे पूछा कि इस घर में कौन कौन रहता था। उसने बताया कि इस घर में एक बूढ़ी औरत और उसके हस्बैंड रहते हैं और एक छोटी सी बच्ची भी रहती थी जिसके पास करीबन 9-10 बिल्लियां थीं। वो सारे के सारे लोग गायब हैं और मुझे घर से उसी छोटी सी बच्ची का फ़ोन आया था। उस बच्ची की उम्र करीबन 13 से 15 साल की थी और उसी ने मुझे बुलाया था। उस मेड से सारी डिटेल लेने के बाद मैं और मक दोबारा घर के अंदर जाने लगे। घर के अंदर पूरा अंधेरा था, लाइट्स बंद थीं और बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। हम अपने साथ उस मेड को भी लेके अंदर गए। मेड ने घर की स्विचेस को ऑन किया जिससे पूरे घर में रोशनी हो गई, लेकिन बदबू बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी। उस घर में सब कुछ एकदम शांत था। हमने सब जगह ढूंढा लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हम उस घर के दूसरे फ्लोर पर गए जहाँ से बदबू आने की ज़्यादा उम्मीद थी। जैसे हम लोग उस घर के फ्लोर पे गए, हमें एक कमरा दिखा जिस कमरे के दरवाजे से हल्का हल्का खून बह रहा था। हमने जब उस कमरे को खोला तो हमने देखा कि वो 9 की 9 बिल्लियां, उनको किसी ने दरवाजे पर मार के टांग रखा था, मतलब दीवार पर, छोटी छोटी कीलों से। ऐसी चीज़ देख के हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। साफ साफ देख के लग रहा था कि यहाँ पर कोई काला जादू परफॉर्म किया गया है। फिर हम तुरंत उस कमरे से बाहर आए और बैकअप के लिए टीम और एम्बुलेंस दोनों को बुला लिया, क्योंकि हमें लग रहा था इस घर में रहने वाले लोगों को भी किसी तरह का कोई नुकसान हुआ होगा। उसके बाद हम उस घर के गैराज में गए जहाँ पर उस घर में रहने वाले बुजुर्ग आदमी की एक पुरानी गाड़ी पार्क थी। उस गैराज के अंदर उस बुजुर्ग की लाश थी जिसको बुरी तरीके से मार दिया गया था। शायद वो आदमी गला दबाने की वजह से मरा था या फिर उसको किसी तरीके का जहर दिया गया था। अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि एम्बुलेंस की टीम आने वाली थी। उसके बाद हम उस बुजुर्ग औरत को ढूंढने लगे जो कि इस घर में रहती है। उस बुजुर्ग औरत की डेड बॉडी हमें घर के बेसमेंट पर मिली और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थी। वो बिना कपड़ों की थी और उसके चेस्ट पर अजीब से निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत अजीब सा काले जादू का प्रिपरेशन वहाँ पर किया था। उसकी बॉडी के चारों तरफ कैंडल्स लगी हुई थी और वो लगभग बुझने ही वाली थी। अजीब अजीब सामान पड़े हुए थे जो हमने पहले कभी भी नहीं देखे थे। जब तक हम उस औरत की डेड बॉडी को देख रहे थे तब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी। एम्बुलेंस वालों को हमने सारी चीज़ें बताई, लेकिन अभी भी वो छोटी सी बच्ची मिसिंग थी जिसका कॉल मेड के पास आया था। मैं और मक इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी हमें वॉकी टॉकी पर हमारे एक ऑफिसर का मैसेज आया। उसने हमें बताया कि एक लड़की इसी घर के टेरेस पर खड़ी है और वहाँ से कूदने की प्लानिंग, यानी कि सुसाइड की प्लानिंग कर रही है। हम सब लोग भाग के घर के बाहर गए तो हमने देखा कि वही छोटी सी बच्ची जिसने मेड को कॉल किया था और जो इस घर में रहती थी, वो उसी घर के छत पर खड़ी है और वहाँ से कूदने की प्लानिंग कर रही है। जब ये चीज़ हमने देखी तो मैं और मक डर गए थे। मैंने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और मैं भागते हुए टेरेस की छत पर गया। वो बच्ची वहीं पर ही खड़ी थी। मक भी मेरे साथ ही था। हम चुपचाप टेरेस पर उस बच्ची के पीछे पीछे गए और उसको पकड़ लिया। जब मैंने और मक ने उसको पकड़ा तो उसकी आंखें पूरी काली थी और वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। मतलब उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे उस बच्ची के शरीर में कोई राक्षस घुस गया हो, एक बड़ा राक्षस जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी थी। वो उस बच्ची की आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक डीमन बन गई थी या फिर कोई राक्षस, मुझे नहीं पता। उसके अंदर उसकी उम्र से ज़्यादा ताकत थी। मैं और मक भी ठीक से उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। उस बच्ची ने मक के हाथ में भी काट लिया और उसके हाथ से उसके मांस का हल्का फुल्का हिस्सा भी बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से मक के हाथ में खून बहने लगा। फिर मैंने उस बच्ची को बहुत ज़ोर से पकड़ा और अपने हाथ पैरों से दबा दिया ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। कुछ देर बाद उस बच्ची ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाई और बेहोश हो गई। उसने भी अपने आप को बहुत जख्म पहुंचाए थे। हाथ पैरों में काट रखा था। उसके हाथ पैरों से हल्का हल्का खून बह रहा था। एम्बुलेंस वाले तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद घर की छानबीन की गई। पता चला कि उस लड़की के कमरे में काला जादू परफॉर्म करने की किताबें पड़ी थी और वो भी बहुत ज़्यादा। उसी बच्ची ने अपनी बिल्लियों को मार के उस दीवार पर टांग दिया था और ये सारी चीज़ें उसने अपनी नोटबुक में भी लिखी थी। ऐसा करके वो किसी डीमन को अपने अंदर बुलाना चाह रही थी जिससे उसको कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो जाए। ये बात सुनने में जितनी ज़्यादा अजीब थी उतनी ज़्यादा डरावनी भी, क्योंकि एक 15 साल की बच्ची का दिमाग इतना भयानक हो सकता है ये हमने सोचा नहीं था। दिमाग के डॉक्टरों ने भी उस लड़की की जांच की
जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो लड़की ऐसा कुछ करने का प्लान कर रही थी। उसने उस मेड को जानबूझ के इसीलिए बुलाया था ताकि वो 3 लोगों को मार सके, और ये सारी चीज़ें उसी किताब में मेंशन भी थी कि आप अपनी जान पहचान के 3 लोगों का सैक्रिफाइस करो, उसके बाद कोई डीमन आपके शरीर के अंदर आ जाएगा और आपको ढेर सारी पावर्स देगा। मुझे लग रहा था कि शायद उस लड़की का ये काम कामयाब भी हो गया था, क्योंकि जिस हिसाब से उसके शरीर के अंदर ताकत थी, मुझे पता चल गया था कि वो डीमन उसके शरीर के अंदर पहुंच गया है। लेकिन डॉक्टर्स ने जब उससे बात की तो सिर्फ ये पता चला कि उसने ये सब किया तो था, लेकिन उसके अंदर कोई भी डीमन नहीं है। शायद वो आखिरी चीज़ खुद को ही सैक्रिफाइस करने जा रही थी जब वो मेड को नहीं मार पाई। वैसे ये सब तो मेरी थ्योरी है, सच क्या था मुझे नहीं पता। उस लड़की ने वैसे भी 2 मर्डर किए थे, इसलिए उसको बच्चों के जेल में डाल दिया गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि उस लड़की का क्या हुआ, लेकिन ये जो भी चीज़ थी बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। कभी कभी मैं और माँ उस घर के सामने से भी निकलते थे। वो घर एकदम वीरान और सुनसान हो गया था। हमें उस घर को देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था, लेकिन फिर भी उस घर में 2 मौत हो चुकी थी और उस घर को हमने सील भी कर दिया था। तो ये थी एक पुलिस ऑफिसर के साथ घटी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ, जो कि फ्रेडरिक नाम के एक ऑफिसर के साथ घटी थी। काफ़ी छोटी घटना है ये, लेकिन सुनने में बहुत ही मिस्टीरियस। तो अब आगे की घटना मैं आपको फ्रेडरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम फ्रेडरिक है। रोज की तरह मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उस टाइम काम थोड़ा कम था, इसलिए मैं कॉफ़ी पीता हुआ एक मैगजीन को पढ़ रहा था। उस वक्त ऑफिस में स्टाफ में मेरे अलावा 3 ऑफिसर्स और थे। बाकी लोग अपनी रात की ड्यूटी के लिए पेट्रोलिंग पर गए हुए थे। हमारे पास भागते हुए एक छोटा सा लड़का आया, जिसने हमें इन्फॉर्म किया कि कुछ ही गली दूर छोड़ के एक आदमी को किसी ने चाकू मार दिया है और उसके शरीर से खून बह रहा है। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। उस बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था ताकि वो एम्बुलेंस को बुला सके। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हमारा ही था, इसलिए वो भागते हुए हमारे पास आया। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अपना सारा काम छोड़ के तुरंत उस बच्चे के पीछे भागते हुए गया। ताजुब की बात तो ये थी कि मेरे अलावा उस बच्चे को किसी ने देखा नहीं था। मैं ही बात कर रहा था उससे। उसके पीछे जब मैं भागते हुए गया तो मुझे मेरे एक ऑफिसर ने रोकने की कोशिश की। वो मेरा नाम बुला के मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे बोला कि तुरंत हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करो और कुछ गली छोड़ के, गली नंबर 7 थी या 8 मुझे ढंग से याद नहीं, उस गली में एक एम्बुलेंस को भेजो। उसने कहा ठीक है। मैं भागते हुए उसी जगह पर गया जहाँ पर वो लड़का मुझे लेकर आया था। वहाँ पर एक आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। एक पतली सी गली थी, उसी के बगल में एक बड़ा सा डस्टबिन भी पड़ा हुआ था। वो आदमी उसी डस्टबिन के बगल में ही गिरा हुआ था। जब मैंने उसे उठाया तो उसके शरीर से खून बह रहा था। उसको शायद एक गोली मारी गई थी और वो ऑन द स्पॉट मर चुका था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस भी वहाँ पर पहुँच गई। जब एम्बुलेंस वहाँ पर आई तो उसकी बॉडी को एम्बुलेंस वालों ने चेक किया और उसके बाद एम्बुलेंस में डाल के उसको हॉस्पिटल में लेकर चले गए। ये सब इतनी जल्दी में हो गया कि मेरा ध्यान उस बच्चे पे गया ही नहीं। वो बच्चा वहीं कोने में अंधेरे में शांति से चुपचाप खड़ा होकर हम सबको देख रहा था। वो एक भी शब्द नहीं बोला। जब तक एम्बुलेंस उस बॉडी को चेक करती और मेरे सिग्नेचर लेती और सारी चीज़ें मुझसे रिकॉर्ड करके पूछती, तब तक वो बच्चा वहीं पर ही खड़ा था। उसकी उम्र करीब 14 से 15 साल की थी। उसका भी बयान लेना था, इसलिए मैंने उसको रोक कर ही रखा हुआ था। एम्बुलेंस की वो सारी डिटेल दे जाने के बाद एम्बुलेंस उसकी बॉडी को हॉस्पिटल में ऑटोप्सी के लिए लेकर चली गई। मैंने फिर उस बच्चे को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोला। उसने कहा कि वो नहीं जाएगा। मैंने उससे दोबारा बोला कि मुझे उस मर्डर के रिगार्डिंग तुम्हारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, लेकिन उसने चलने से मना किया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो एक अंधेरे में चला गया जहाँ पर वो पहले से ही खड़ा था। वो थोड़ा और अंधेरे में चला गया। मैं दोबारा उस अंधेरे की तरफ गया तो वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। जब मैंने ढंग से चेक किया तो वहाँ पर पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ एक दीवार थी। वो बच्चा अचानक से कहाँ गायब हो गया था मुझे नहीं पता चला। उस दीवार की हाइट करीबन 8 से 9 फीट की थी और उस बच्चे की हाइट से तो बहुत ही ज़्यादा थी। वो कहाँ गायब हो गया इतनी जल्दी मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद मैं अपने ऑफिस दोबारा वापस चला गया। जिस ऑफिसर ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, जिससे मैंने एम्बुलेंस के लिए बोला था, उसने मेरे को देखा कि मैं बहुत ज़्यादा सोच में बैठा हुआ हूँ। उसने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हो गया। मैंने उसे बताया था कि जो बच्चा
अभी ऑफिस में आया था जिसने हमें उस मर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, वो अंधेरे में ही गायब हो गया और मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। उस ऑफिसर ने पूछा तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो। मैंने उसे बताया कि वही बच्चा जो कुछ देर पहले अभी यहाँ ऑफिस में आया था। उसने कहा यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं आया था, तुम चुपचाप बैठे हुए अपनी मैगजीन पढ़ रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे, तभी तुमने अचानक से सामने देखा और भागते हुए ऑफिस के बाहर निकलने लगे। मैंने इसीलिए तुम्हें रोकने की कोशिश की लेकिन तुमने बोला कि मैं तुरंत एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करूं और लोकेशन के बारे में बताया। मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि तुमको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी किसने। मैंने उस ऑफिसर को बताया कि यहाँ पर एक बच्चा आया था। उसने कहा यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, तुम अचानक से भागते हुए चले गए थे। मुझे उसकी बोली हुई बात पर विश्वास नहीं हुआ तो मैंने ऑफिस की सीसीटीवी को चेक करने की कोशिश की, लेकिन ये अजीब इत्तेफाक था। उस दिन ऑफिस का सीसीटीवी का वो हिस्सा जहां पर मैं बैठा हुआ था वो काम ही नहीं कर रहा था, जिससे वो फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुई जब मैं भाग के बाहर गया था। ये बहुत ही अजीब घटना थी। मैंने उस ऑफिसर को बताया कि यहाँ पर एक बच्चा आया था जिसने मुझे उस मर्डर की इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स दी थी, लेकिन उस ऑफिसर ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने उसे ये भी बताया कि ज़रा सोचो कि मुझे यहाँ पर बैठे बैठे किसी मर्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है। वो भी इस बारे में सोच रहा था, लेकिन इस बारे में किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो दोस्तों, ये थी पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।